बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये दावा किया जाता है कि अरकान असम्बली भी कंपेन नहीं कर सकते, वज़रा भी कंपेन नहीं कर सकते, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशंस लगाकर उनके लोगों को गिलगित बल्तिस्तान से सूबा बदर कर दिया जाता है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नज़रबंद किया जाता है, ज़्यादातर उम्मीदवारों को कंपेन नहीं करने दी जाती। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो वहाँ पे आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल सहूलत फराम की जाती है। उन्हें एक दूसरे के लिए, यानी वो खुला उनके लिए मैदान छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा और पीपल्स पार्टी और PMLN को मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। देखिए, अगर अरकान असम्बली पे पाबंदियां हैं और वो इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते, तो फिर नवाज शरीफ साहब ये भी रुकन असम्बली हैं, बिलावल, आसिफा, बहुत सारे और हैं, अता तारड़ है, आबिद शेर अली है, इख्तियार वली खान है, और बहुत सारे लोग हैं। ये सारे वहां पहुंचे हुए हैं। ये वहां क्या करने के लिए गए हुए हैं? वहां तो गवर्नर पंजाब भी गए हुए हैं। ये सारे लोग कंपेन करने के लिए गए हैं ना। ये कंपेन ही करेंगे और क्या करेंगे, और इनके कंपेन करने के जलसे जुलूस वीडियोस आ रही हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काम करना चाहते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है वहां पे। ये इलेक्शन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मैनिपुलेट कर रही है, और कितने अरसे के बाद कर रही है। यानी इमरान खान को निकाले हुए इन्हें 4 साल से जायद हो गए। ये अभी तक इमरान खान की मिथ नहीं तोड़ सके। इमरान खान को जेल में डाले हुए इन्हें 3 साल हो गए। ये अभी तक इमरान खान साहब की मकबूलियत को नहीं खा सके। इनको अपनी हुकूमत बनाए हुए 2 साल से जायद हो गए। जो नई हुकूमत बनाई है 4 साल से तो वैसे ये हुकूमत में ही है। ये अभी तक इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल नहीं हुए। आसिम मुनीर साहब आए, उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल कर दिया, एक और एक्सटेंशन ले ली, लेकिन आज भी वो और उनका पूरा बनाया हुआ निजाम इमरान खान का कैदी नंबर 804 का मुकाबला नहीं कर पा रहा। देखिए, डोनाल्ड लू ने जो साइफर लिखा था, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की। ज्यादातर लोग डरते हैं पाकिस्तान में, और ये हकीकत है। और मेरे ख्याल में वो इतना नाजायज भी नहीं है। आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, मारने वाले को ब्लेम करना चाहिए। मार खाने वाले या मजलूम को बुरा क्या कहना। लोग बेचारे एक लेवल तक लड़ सकते हैं, अब बंदूक उठा के गोली तो नहीं चला सकते ना। अब बंदूक को इस्तेमाल किया जाता है। लोग टैक्स के पैसे से जो बंदूकें खरीद के देते हैं, वही बंदूकें लोगों के ऊपर सीधी की हुई हैं। तो लोग अब बंदूक उठा के नहीं लड़ रहे, तो इससे फायदा उठाना चाहिए, निजाम को चलने देना चाहिए। या आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब लोग आके सामने खड़े हो जाएंगे और लोग फिर बंदूक की गोली से भी नहीं डरेंगे। और अल्टीमेटली यही होता है, पूरी दुनिया में यही होता है। जब आप जुल्म को एक लेवल से ज्यादा बढ़ा देते हैं, फिर वो मिट जाता है। तो पाकिस्तान में ये होना तो है। डोनाल्ड लू ने जब ये साइफर आया, उसने जब बातचीत की पाकिस्तानी सफीर से, फिर साइफर आया पाकिस्तान में, जो उसने पैगाम भेजा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सारा कुछ माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान में कि सारा कुछ माफ कर दिया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए, हुकूमत गिरा दी, नई हुकूमत बना ली, बंदर बांट की गई, धांधली की गई, 2 नंबरी की गई, जबरी गुमशुदगियाँ की गई, अदलिया और मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी गई, गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन करवाए गए, गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकत की गई, कोई पूछगछ नहीं हुई, इलेक्शन पूरा को पूरा चोरी कर लिया, फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं दे दी, और अब फिर एक मरतबा इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। देखें, कोई बाहर से आगे नहीं रोकेगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा था सब कुछ माफ, तो उन्होंने तो सब कुछ माफ कर दिया। और यूरोपीय यूनियन उस वक्त इस सारे कांड के अंदर अमेरिका के साथ शामिल था। कैसे समझे आप? इमरान खान ने एक दफा तो ये कहा था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, और इस पे उन्होंने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब यूरोपीय ममालिक की जानिब से खतूत आ रहे थे और इस बात का पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा था कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए, तब इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे, हम रूस के या यूक्रेन के दोनों में से किसी के खिलाफ नहीं जा रहे। इंडिया ने भी यही किया, कई अरब ममालिक ने भी यही किया। लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम एक किराए की बंदूक के तौर पे इस्तेमाल होते रहे हैं, लिहाजा यूरोपीय यूनियन बुरा मान गया। और इमरान खान ने उनको जवाब दिया था, हम कोई गुलाम है। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट था ना, तो दूसरी तरफ था क्या हम कोई गुलाम है। ये यूरोपीय यूनियन को जवाब अच्छा नहीं लगा। उसके बाद अब आप देखें कि यूरोपीय यूनियन ने जो कुछ मर्जी हो जाए पाकिस्तान में,
किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। और ये बात पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को याद रखनी चाहिए कि यूरोपीय यूनियन जो छोटी छोटी बातों पे एक्शन लेते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो पाकिस्तान के संगीन तरीन जराइम के ऊपर भी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या नाजायज बनाई गई हुकूमत के खिलाफ वो नहीं बोले, बल्कि उन्होंने रिपोर्टें दबाई। और जो रिपोर्टें उन्होंने बाकायदा खुद लिखी, उन्होंने बनाई, वो रिपोर्टें भी मंजर आम पे नहीं आई। अभी एक यूरोपीय यूनियन की मेंबर हैं, इनका नाम है काजा कैलस। ये एक एस्टोनियन सियासतदान है, ये वज़ीर आज़म भी रही है एस्टोनिया की, पहली खातून वज़ीर आज़म थी, 2021 में बनी थी, 2024 तक ये वज़ीर आज़म रही थी वहाँ की। तो आजकल ये एक सफारतकार है, इस वक्त यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर और सलामती की पॉलिसी की आला नुमाइंदा है और यूरोपीय कमीशन की नायब सदर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही है। अब ये पाकिस्तान में पहुंची, इसने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, डार से मुलाकात की और बाकी लोगों से। अब इसने ट्वीट किया, काजा कैलस ने, इसने कहा जी कि पाकिस्तान एक अहम इलाकाई ताकत और यूरोपीय यूनियन के लिए एक अहम शराकतदार है। आज इस्लामाबाद में मैंने यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात की। मैंने रावलपिंडी में GHQ में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। मैंने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के हवाले से पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ की। देखिए, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया वो पाकिस्तान ने प्ले किया। पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ होता वो ये कर सकता था और इसके ऊपर पाकिस्तान की तारीफ बनती है और सबको खुले दिल के साथ करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की हैसियत है, ये पाकिस्तान की काबिलियत और सलाहियत है कि पाकिस्तान यहाँ पे ये रोल प्ले कर सकता था और पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया, जिस पे हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए। लेकिन जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर हर पाकिस्तानी को आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो यूरोपीय यूनियन की ये जो नुमाइंदा है, इन्होंने कहा जी कि एक बड़ी मंडी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी यूरोपीय यूनियन है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की GSP प्लस स्टेटस का जो मामला है उससे फ़ायदा उठाता है और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि एक सबसे बड़ा पाकिस्तान इस हवाले से एक मुल्कों में से एक है। अब आप ये देखें कि ये वो खातून नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन से आई हैं और ये सारे लोग इमरान खान के मामले पे, ये सारे लोग इंसानी हकूक़ के मामले पे, अदलिया के अंदर होने वाली 2 नंबरियों के मामले पे, ये तमाम लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन को सजाएं देने के मामले के ऊपर भी चुप हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, यही चीजों के ऊपर यही सारे लोग एक दिन बोलेंगे। यही डोनाल्ड ट्रंप होगा और यही पाकिस्तान होगा, या यही अमेरिका होगा और यही पाकिस्तान होगा, यही यूरोपीय यूनियन होगा और यही पाकिस्तान होगा। जिस दिन इनके मफाद के खिलाफ कोई आदमी आएगा तो ये पाकिस्तान की छोटी छोटी बात पर भी नुक्ताचीनी करेंगे और यही एक खारजा पॉलिसी का खासा है। लोग अपना मफाद देखते हैं। इमरान खान इनके मफाद में नहीं आ रहा था, ये इमरान खान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वो इस्तेमाल होने से उसने इनकार किया और नताइज आपके सामने है। लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त के जर्नैल इस्तेमाल ना होते रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत तो ना जाती ना, उनकी हुकूमत बरकरार रहती। लेकिन जर्नैलों ने जैसे हमेशा खिदमत सर अंजाम दी अमेरिका के कहने पर और पेंटागन के कहने के ऊपर, उन्होंने हमेशा वो किया जो उन्हें कहा गया, तो उन्होंने कोई अपना ट्रैक रिकॉर्ड तब्दील नहीं किया। अभी भी उन्हें कोई हुक्म आता है वो फौरी तौर पे उसको बजा लाते हैं। अब नाज़रीन, जो नाराज अरकान हैं, इन्होंने बैरिस्टर गौहर को खत लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता ना, खैबर पख्तूनख्वा में आजकल नाराजगियां चल रही हैं। सुहेल अफरीदी ने अरकान असम्बली से मुलाकात की तो कोई कहता है 52 आए, कोई कहता है 72 आए, लेकिन इन बिटवीन है ना, फिर भी 20 से 40 लोग कम थे। हुकूमत कहती है 20 कम थे, मीडिया कहता है 40 कम थे। अब जितने भी कम थे वो नाराज तो हैं और उन्होंने खत लिखा बैरिस्टर गौहर को। और खत में मुतालबा क्या किया, मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में ये बताया था कि ये जब भी मुतालबा करेंगे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। ये जब भी बात करेंगे इमरान खान का नाम लेकर पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है ना। और ये मौका सुहेल अफरीदी ने खुद दिया। देखिए, सुहेल अफरीदी की अपनी गलतियां उनके सामने आ रही हैं, उनकी अपनी कमजोरी उनके सामने आ रही है। अगर वो हिम्मत दिखाते और ताकत के साथ नौजवानों को इकट्ठा करके खड़े हो जाते और डट जाते एस्टेब्लिशमेंट और उनके हरकारों के खिलाफ, तो आज सुहेल अफरीदी की सूरत कुछ और होती। ये वजारत आला तो अभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, लेकिन सियासत सारी जिंदगी रहेगी। तो सुहेल अफरीदी अपना नाम लिखवा सकते थे बड़े सियासतदानों के अंदर और अपना कद बहुत ऊंचा कर सकते थे, उनके पास अभी भी मौका है। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में बंद कमरों को ज़्यादा शायद पसंद किया, इंडोर एहतजाज कर लिया,
थोड़ा कमरों के अंदर मीटिंग्स कर ली, कोई इधर मीटिंग कर ली, कोई उधर मीटिंग कर ली, तो वो इस चक्कर के अंदर वो रहे नहीं जो वो बन सकते थे, या जो इमरान खान ने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो सारा कुछ वो कर नहीं पाए। अब इसमें जो नाराज अरकान असम्बली, उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए, और इन्होंने लेटर लिखा बैरिस्टर घोर को, इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक चलाई जाए, कैद पार्टी वर्कर्स की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ी जाए। अब इन लोगों ने जनाब खत लिख दिया। इस हवाले से हुकूमती जमात पीटीआई के नाराज अरकान का, ये खैबर पख्तूनख्वा में है ना, ये इन्होंने पेशावर में एक इजलास किया, और इजलास करने के बाद इन्होंने बैरिस्टर घोर को खत लिखकर ये कह दिया जनाब कि तहरीक चलाएं और हमें बड़ी तशवीश का इजहार है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान पर जो पाबंदियां हैं उन पर भी हमें तशवीश का इजहार है, मुलाकातें बंद हैं उस पर भी हम बहुत परेशान हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुस्बत, जामे, मौसर और नतीजा खेज हिकमत अमली इख्तियार की जाए। ये जनाब अब ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। तो ये मुतालबात तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन क्या सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिरा दी जाएगी? मैंने आपको फिर कहा कि वो डिपेंड करता है कि आईनी अदालत क्या करती है। अगर आईनी अदालत ने कोई शरारत कर दी तो कोई पता नहीं, सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिरा दी जाए। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा को जितना बजट मिला, आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए था ना। यानी जो अरबों रुपए मिले उन्हें, अपना हिस्सा जो खैबर पख्तूनख्वा को मिला, वो पैसा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तामीर और तरक्की के ऊपर खर्च होना चाहिए था ना। उससे सड़कें बननी चाहिए थी, उससे लोगों के मसाइल हल होने चाहिए थे, लोगों की सेहत के मसाइल, खेलों के मसाइल, तालीम के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, ये सारे हल होने चाहिए थे ना। आधा बजट भी खर्च नहीं हुआ, कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं। नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको उसकी तफसीलात शेयर करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस किया, यानी वो जो उनके पास पैसा था उसको खर्च नहीं किया। रोजाना की बुनियाद पे सुहेल अफरीदी चिल्लाते हैं मेरा हिस्सा दो, मेरा पैसा दो, वफाक मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो जो पैसे आपके पास थे आपने उन्हें खर्च क्यों नहीं किया? और आपको पता है कि वो हुकूमत बहुत ही नालायक होती है जिसके पास बजट मौजूद हो और वो अवामी तरक्याती मंसूबों पर उस बजट को खर्च ना कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राजी रखने के लिए इन्होंने ये पैसा खर्च नहीं किया, और ज़बानी कलामी कहते रहे कि हमें बहुत सारा पैसा दें। मैं इसकी सारी तफसीलात निकालता हूँ अभी, मुझे क्योंकि इस पर कंफर्म इतला नहीं है। मैंने 2-3 ट्वीट्स पढ़े हैं जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन मिली, एक आधा बंदा मुझे बहुत अथेंटिक लगा, इसलिए मैंने ये कमेंट किए हैं। लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में मैं इसकी सारी चीज़ें निकाल के अपनी टीम के साथ मिलकर आपके सामने शेयर करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा क्या और किया क्या। अब जरा आ जाए नादरीन, जंगबंदी वाला मामला जो ईरान वाला है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया। सबसे पहले तो ये हुआ कि धमकी लगा दी ईरान ने कि अगर जंग होगी तो फिर मुकम्मल जंग होगी। अगर आप किसी एक जगह पे लड़ाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जंगबंदी की हर तरफ खिलाफ वर्जी। और फिर ईरान ने यह भी धमकी लगाई कि अगर लबनान के अंदर कत्लेआम को ना रोका गया तो हम आबना हुर्मुज़ के साथ साथ बंद कर देंगे बाब मंदब को भी, तो पूरे इलाके की तिजारत रुक जाती है इससे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे एक्शन लिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ऐलान किया कि क्योंकि ईरान को इस पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मेरी नेतन्याहू से बात हुई है जिसमें मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो बैरूत लबनान पर कोई हमला ना करें। उन्होंने अपने फ़ौजियों को वापस बुला लिया है और उनका शुक्रिया। इस तरह इसराइल उन पर फायरिंग रोकने पर इसराइल ने इत्तफाक कर लिया है। देखते हैं सिलसिला कब तक चलता है, उम्मीद है कि यह हमेशा के लिए होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर जंगबंदी करवा दी। लेकिन एक्सियस मीडिया जो है उसने एक दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को डांटा है। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि आज सुबह दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों और ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने के खतरे पर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर शदीद गुस्सा निकाला। दो अमेरिकी हुकाम इस गुफ्तगू से बाखबर थे और एक तीसरे जरिए ने यह बताया मीडिया को कि एक मौका पर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा और उन पर नाशुक्रगुजारी का इल्जाम भी लगाया। नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू का खुलासा बयान करते हुए एक अमेरिकी ओहदेदार ने मीडिया को यह बताया कि ट्रंप ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इस सब की वजह से अब हर कोई इसराइल से नफरत करता है।
जबकि इस गुफ्तगू से बाखबर एक दूसरे जरिए ने बताया कि ट्रंप शदीद तैश में थे और उन्होंने एक मौका पर नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। यह है नादरीन अंदर की खबर जो अमेरिकन मीडिया से आई है। इसके साथ एक खबर और भी है। नेतन्याहू ने बाद में अपनी फेस सेविंग के लिए यह कहा कि जनाब अगर हम पे हमला होगा तो हम हमला वापस करेंगे, और यह हमने बता दिया अमेरिका को कि हमने ये करना है। जबकि इसराइली जो वुज़रा है वो अब नेतन्याहू पे गर्म हो रहे हैं। इसराइल के वजीर खजाना ने नेतन्याहू को कहा कि जनाब या तो हम हैं या वो हैं, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, और फलस्तीनी रियासत के तसव्वुर को हम खत्म कर देंगे, दफन कर देंगे। कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी, कोई हुदूद नहीं होगी, सारा हमारे कब्जे में रहेगा। तो इसराइली वजीर बराए नेशनल सिक्योरिटी उसने जो कहा, उसने कहा जी कि वजीर आजम साहब आपने कहा था कि एक मजबूत वजीर आजम अमरीकी सदर को बताता है जब मुमकिन हो हां और जब जरूरी हो तो ना, यानी हम अमेरिका को हां भी कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं। तो उसने कहा यह हमारा वक्त है कि हम अपने दोस्त सदर ट्रंप को ना बोलें। अब वक्त है वो करने का जो हिजबुल्लाह पर हमले करने के लिए जरूरी और लाजमी है। हमारे जंगजू, यानी इन्होंने जंगबंदी के खिलाफ वोट दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को ना बोलना चाहिए, और यही प्रेशर था नेतन्याहू पे। और वही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर गुस्सा निकाला नेतन्याहू के ऊपर। एक बड़ी अजीबोगरीब चीज हुई नादरीन इसराइल में, यह मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर ना एक तकरीब हुई, और यह अपनी नौयत की अजीबोगरीब किस्म की तकरीब थी। और यह ज्यादातर ईसाई वफूद बुलाए गए, मुख्तलिफ ममालिक से इन लोगों का ताल्लुक था, और इन लोगों को कहा गया कि आप यहां पे आके खड़े होकर अपने अपने दिल की बात करें। ये लोग आते थे, आंखें बंद करते थे और फिर अल्लाह से माफी मांगते थे। यही अपने मजहब के मुताबिक वो सारा करते थे। मैं आपको चंद लोगों की बात, एक जर्मन शहरी है, वो आया, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा ए मालिक, मेहरबानी फरमा हमें उन तमाम कामों के लिए माफ कर दे जो हमने किए और जिनसे इसराइल की हमायत नहीं हुई। ये इसराइल ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये प्रोग्राम करवा दिया। फिर एक कोरिया की खातून आई इसराइल में, इसी नदामत की तकरीब में जो कोरिया से खातून आई थी, उसने कहा कि ए बाप, कोरिया की कौम को माफ कर दे जिसने इसराइल के खिलाफ बात की है या उसकी मुखालफत की है। फिर एक बरतानवी वफद आया, उसके साथ एक साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ए बाप, चर्च को खामोश रहने और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है इसमें शरीके जुर्म होने पर माफ कर दे। क्या तू हुकूमत और चर्च दोनों में हमारे रहनुमाओं के दिलों को हमारी कौम के लोगों के साथ दोबारा अपनी और अपने कलाम की ताजीम की तरफ मोड़ देगा, ताकि एक कौम के तौर पर हम एक बार फिर इसराइल और यहूदी लोगों के साथ हमायत में खड़े हो सके और उनके दोस्त बन सके। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की एक तकरीब थी। मैं हैरान हो रहा था कि वॉर की तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं। थोड़ा अर्सा पहले मैंने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, जब वो बहुत इस्तराब में था तो उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत सारे मजहबी किस्म के लोग खड़े हुए थे और वो अजीब किस्म के नारे लगा रहे थे। कोई मजहबी किस्म का उनका वो सारा रुझान था। अब ये उनके अकायद हैं, वो उसको वैसे कर सकते हैं, हर कोई आज़ाद है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन बाद औक़ात जाहिर करता है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया को जंग के अंदर फंसा दिया है। फिलहाल इसराइल के लिए वाकई डोनाल्ड ट्रंप की बात ठीक है कि नफरत में इजाफा हुआ है और इसराइल को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट आया है फ्रांस से। फ्रांस ने इसराइल पर एक पाबंदी लगा दी है। पेरिस में मुनक्कद हो रहा है एक दिफाई नौयत का शो, और ये बहुत बड़ी नुमाइश होती है जो पेरिस में होती है। वहां पे उन्होंने 15 से 18 जून को होने वाले प्रोग्राम में इसराइल की सरकारी शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। इसराइली हुकूमत और वजारत दिफा के नुमाइंदों को इस नुमाइश में शिरकत करने या अपना कौमी पवेलियन लगाने की इजाजत नहीं होगी। यानी ममालिक आते हैं ना, पाकिस्तानी भी जाते हैं, बाकी दुनिया के ममालिक भी जाते हैं, अपने अपने दिफाई हथियार लेकर जाते हैं। वहां पेरिस के अंदर उस शो के अंदर वो दिखाते हैं कि हमारे कौन से हथियार हैं, कैसे हथियार हैं। तो इसराइल को अब इस बात की इजाजत नहीं दी जा रही। फ्रांस ने इसराइल पर पाबंदी लगा दी। अब एक तरफ गजा जो है उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल इसराइल अपना पक्का कर रहा है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए लोग अभी तक खामोश हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।